हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इन साइंस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग टिफ़र की तैयारी कर रहे हैं, टिफ़र 2024 की। 2023 में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था। अगर आप इस चैनल पे ट्रस्ट करते हो 2024 आपका डेफिनेटली क्लियर होगा, कोई नहीं रोक सकता। ये जो हमारा वीडियो है, हम लोग टिफ़र 2011 सेक्शन नंबर 1 जनरल साइंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम लोग 2023 टू 2012 तक की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, चैनल के पेज पे जाके देख सकते हैं। बाकी हम आपको रिकमेंड करेंगे कि मैक्सिमम पोर्शन जो है बायोलॉजी की जो वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, डीबीटी, आईसीएमआर, सीएसआईआर, इन सारी वीडियोस को भी आप देखिए और उसका यूज़ कीजिए अपनी तैयारी को इन्हांस करने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी आपके सीएसआईआर एग्ज़ाम होने वाले दिसंबर में, तो उसके लिए एप्टीट्यूड की वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है। डेफिनेटली जिस दिन टिफ़र एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके जस्ट बाद हम सीएसआईआर की एप्टीट्यूड को लेके आने वाले हैं। तो चैनल पे बने रहिए, बिल्कुल सही से आप बस पढ़िए, आपको इन्फॉर्मेशन एंड मटेरियल ये चैनल आपको प्रोवाइड करेगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच डिवाइस ट्रांसफॉर्म्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोला गया है कि विच डिवाइस ट्रांसफॉर्म्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत ही सिंपल है, डेफिनेटली सभी को आता होगा, बट यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको कैसे याद कर सकते हो। देखिए, आप अपने घर में, जिस घर में आप रहते हो उस घर में एक समरसेबल लगा होगा या एक पानी की टंकी लगी होगी, और उस पानी की पाइप से आप पानी को कहाँ पे ले जाना चाहते हो, छत पे ले जाना चाहते हो। छत पे एक जो है वाटर रिजर्वायर रखा होगा, उसके अंदर आपको पानी ले जाना है। आप एक बटन क्लिक करते हो और कहते हो कि प्लग ऑन कर दो, किसका, मोटर का। तो जब प्लग ऑन किया किस में, मोटर में, तो मोटर ने क्या करा, मोटर ने वाटर को जमीन से कहाँ पहुंचाया, छत पे पहुंचाया। करेक्ट, मोटर ने पानी को, वाटर को जमीन से कहाँ पहुंचाया, छत पे पहुंचाया। आपने मोटर में क्या दिया था, आपने मोटर को दिया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपने क्या दिया था मोटर को, मोटर को आपने दिया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी। करेक्ट, मोटर ने क्या करा, वाटर को कहाँ से, जमीन से, नीचे से कहाँ पहुंचाया, छत पे पहुंचाया। दैट प्रोसेस कॉल्ड, यहाँ पे ये क्या हुआ, ये हुआ आपका मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। अब देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने वाला इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस क्या है, द डिवाइस इज कॉल्ड मोटर। अगर आपसे कहे रिवर्स में, मोटर से मतलब मैकेनिकल एनर्जी से आपको अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना है तो आप क्या करोगे। याद होगा, आपके यहाँ जब शादी होती है तो वहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट आता है, एक डिवाइस आता है, दैट डिवाइस इज कॉल्ड जनरेटर। जनरेटर, उसमें क्या करते हैं, हाथ से लोग क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं चक्के को, उसके अंदर कुछ फ्यूल देते हैं, वो फ्यूल क्या करता है, उस चक्के को घुमाने का काम करता है, और दूसरी तरफ पूरे पंडाल में क्या जाता है, लाइट आ जाता है। तो वहां पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है उसका क्या नाम है, जनरेटर। तो जनरेटर का काम क्या था, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना। सेम मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो बड़े लेवल पे बदला जाता है, जो वाटर से घुमाया जाता है, दैट इज कॉल्ड डायनामो। तो अगर आपसे
यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते थे? पहली बात तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया, विच डिवाइस ट्रांसफॉर्म्ड मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? द आंसर इज जनरेटर। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, द डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म या कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी? आंसर इज मोटर। मोटर। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? देखिए, आपने कहीं देखा होगा ट्रांसफॉर्मर, अगर आपको याद हो छोटे क्लास की फिजिक्स, 12th की फिजिक्स, तो कुछ इस तरह से आपका ट्रांसफॉर्मर के अंदर कॉइल होता है। यहाँ से आप एनर्जी इनपुट करते हो और यहाँ से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट, इलेक्ट्रिसिटी आप लेते हो, इधर आप देते हो। ये कॉइल्स कम होती है यहाँ पे, ये ज़्यादा होती है। कम कॉइल जो होती है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, ज़्यादा कॉइल मतलब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्ट्रेंथ को इसमें इंक्रीज कर देते हो। इसमें भले लो स्ट्रेंथ की आ रहे हो, बट इसमें आप ज़्यादा स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो। तो इसलिए ट्रांसफार्मर के बगल में जो लाइट लगी होती है वो ज़्यादा तेज़ जलती है। क्यों जलती है ज़्यादा तेज़? क्योंकि एक बात याद रखना, यहीं से कुछ क्वेश्चन हम आपको बता दें, जब ट्रांसफार्मर के बाद के जो पोल्स होते हैं उस पर जो लाइट लगी होती है वो ज़्यादा तेज जलते हैं कंपेयर टू जो दूर होते हैं। ये ज़्यादा ब्राइट करेगा कंपेयर टू इसके। रीज़न, पहली बात, ये सीरीज़ में लगे होते हैं और सीरीज़ में जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो कम होती है। बट आपके रूम में सारी लाइट एक समान जलता है। क्यों? क्योंकि वो पैरेलल में लगे होते हैं और ट्रांसफार्मर से ये सीरीज में लगे होते हैं। ट्रांसफार्मर से जो घर जितना दूर होगा वो घर उतना ही, मतलब उस लाइट की इंटेंसिटी उतनी ही कम होगी जो जितना करीब होगा। ट्रांसफार्मर क्या कर रहा, एक लो स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग करने का काम कर रहा है। दैट इज कॉल्ड, दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर। मास स्पेक्ट्रोमीटर, ये बायोलॉजी में आप यूज करते हो मास पता लगाने के लिए। ये बातें आपको समझ में आ गई। फिजिक्स की कुछ चीज़ें मैंने बताई जो फिजिक्स वाले सेक्शन में डेफिनेटली काम आएगा। चलिए हम यहाँ बात करते हैं। द यूज ऑफ बायोडीजल कंट्रीब्यूट टू द रिडक्शन इन कार्बन इमिशन बिकॉज, देखिए हम आपको बता दें पहले डीजल क्या होता है। डीजल जो है यह जो है क्रूड ऑयल प्लस बायोमास होता है, दैट इज कॉल्ड डीजल। अगर हम इसी में क्रूड ऑयल में हाइड्रोकार्बन को ऐड कर दे, दिस इज कॉल्ड पेट्रोल। इसे क्या बोलेंगे हम? पेट्रोल। हाइड्रोकार्बन अगर ऐड हमने करा है तो जब हम हाइड्रोकार्बन को, इसको क्या कहेंगे हम, इसको जब हम कंब्यूशन कराएंगे, कंब्यूशन की प्रोसेस जब कराएंगे, जब इसको हम जलाएंगे, कंब्यूशन की प्रोसेस कराएंगे, तो यह हाइड्रोकार्बन पार्शियल कंब्यूशन होके मोर CO2 को बाहर रिलीज करेगा। अगर हम पेट्रोल यूज करते हैं, पेट्रोल हम यूज करते हैं। बट अगर हम डीजल यूज करते हैं तो डीजल जो होता है वो आपका क्या होता है, डीजल जो होता है वो फुली कंब्यूशन होता है, पूर्ण रूप से जल जाता है और लेस अमाउंट ऑफ द CO2 प्रोड्यूस करता है या नो CO2 प्रोड्यूस करता है। ओके, डीजल जो है इसमें क्रूड ऑयल और बायोमास है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डीजल जो है क्या है आपका, क्रूड ऑयल और बायोमास है। जो बायोमास की बात हो रही है, इस बायोमास में दो चीजें हो सकती है, एक प्लांट बायोमास या फिर एनिमल बायोमास। ठीक है, तो क्या होता है क्रूड ऑयल का क्या मतलब है? क्रूड ऑयल का मतलब है आपके पास, क्रूड ऑयल को भी यहाँ पे समझने की कोशिश कर लीजिए। क्रूड ऑयल में क्या हो सकता है? क्रूड ऑयल में आपके पास हो सकता है लॉन्ग चैन फैटी एसिड्स। ध्यान दीजिए, डीजल में क्या है?
क्रूड ऑयल प्लस बायोमास। क्रूड ऑयल क्या हो सकता है? लॉन्ग चेन फैटी एसिड। बायोमास क्या हो सकता है? प्लांट बायोमास, एनिमल बायोमास। अगर हम क्रूड ऑयल लॉन्ग चेन फैटी एसिड में हाइड्रोकार्बन को ऐड कर दे, दैट क्रूड ऑयल प्लस हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड पेट्रोल। क्रूड ऑयल जैसे हाइड्रोकार्बन मैंने ऐड किया, दैट इज ये क्या होगा? पार्शियल कंब्यूशन का प्रोसेस होगा और मोर CO2 आएगा। बट डीजल के केस में क्या हमारा फुल कंब्यूशन होगा, पार्शियल कंब्यूशन नहीं होगा। तो डीजल के केस में हमारे पास CO2 का अमाउंट कम आएगा। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है, चूंकि पेट्रोल के केस में हमारे पास CO2 आ रहा है या फुल कंब्यूशन नहीं हो रहा, मतलब कहीं ना कहीं वेस्टेज ऑफ फ्यूल यहाँ पे हो रहा। पेट्रोल के केस में क्या हो रहा आपका? वेस्टेज ऑफ फ्यूल हो रहा इन केस ऑफ पेट्रोल। तो अगर यहाँ पे हम वेस्ट कर रहे हैं तो मेरे लिए कौन सा इंजन ज़्यादा सही रहेगा? ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए ये वाला इंजन, डीजल इंजन। तो डीजल इंजन जो है वह प्रिफरेबल होता है कंपेयर टू पेट्रोल इंजन। क्यों? क्योंकि पेट्रोल इंजन में आपका वेस्टेज ऑफ फ्यूल होगा, तो कम एनर्जी प्रोड्यूस होगा सेम अमाउंट ऑफ पेट्रोल से। और डीजल में सेम अमाउंट ऑफ डीजल हम यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादा एनर्जी हमें देगा कंपेयर टू पेट्रोल। तो इफिशियंट इंजन हमारा क्या होगा? डीजल इंजन होगा, ना कि पेट्रोल इंजन। यहाँ पे पूछा है द यूज ऑफ बायोडीजल कंट्रीब्यूट टू द रिडक्शन ऑफ कार्बन इमिशन। क्यों रिडक्शन हो रहा है? क्योंकि CO2 नहीं निकल रहा। कौन सा ऑप्शन है? बायोडीजल प्रोड्यूस नो CO2 अपॉन कंब्यूशन, क्योंकि फुल कंब्यूशन होगा ना कि पार्शियल कंब्यूशन होगा। अगर पार्शियल कंब्यूशन होता है तो CO2 निकलता है, अगर फुल कंब्यूशन होता है तो CO2 नहीं निकलता है, याद रखिएगा। दैट इज ऑल्सो मे बी दैट इज आस्क इन द केमिस्ट्री पोर्सन। चलिए हम इसकी बात करते हैं। विच ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी हेल्प्स इन सेंस एक्सेलरेशन? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन मतलब ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है। आपसे पूछ रहा है कौन सा बॉडी पार्ट आपको एक्सेलरेशन को सेंस करेगा। डेफिनेटली इसका आंसर है ईयर। जो आपका कान है, आंख आपका एक्सेलरेशन को सेंस नहीं करता है, स्किन भी सेंस नहीं करता है, और ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है डू नॉट सेंस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन सेंस करता है हमारा ईयर। और ईयर में भी कौन सा? क्या? सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल जो है दैट पार्ट सेंस द एक्सेलरेशन। सेमी सर्कुलर कैनाल जो है इसके अंदर एक सर्कुलर, मतलब एक नहीं 3 फ्लूइड फील्ड सर्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि इनर ईयर में पाया जाता है। और ये तीनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ राइट एंगल में होते हैं, जो कि हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन को सेंस करने के काम आते हैं। यहाँ पे भी अगर एक्सेलरेशन को चेंज करके यहाँ पे पूछ ले कि एंगुलर एक्सेलरेशन को कौन सेंस करता है, देन सेम आंसर होगा, याद रखिएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन को कौन सेंस करता है, तब भी आपका आंसर होगा ईयर। ईयर के अंदर क्या हो सकता है? सेमी सर्कुलर कैनाल, अगर और डीप में जाके पूछे तो। ओके, नाइस, दैट इज आल्सो द नाइस क्वेश्चन। काफी इजी क्वेश्चन थे, बेसिक कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया था। वी वेयर स्पेशल ग्लास व्हेन वाचिंग 3D मूवीज एट द थिएटर। 3D मूवीज में क्या होता है? 3D मूवीज में हर तरीके से, हर तरफ से, हर मतलब आप 3D को फील कर सकते हो। आप 3D को फील तब कर सकते हो जब आपके दोनों आई जो है वो अलग अलग इमेज को देखे। अलग अलग इमेज देखने से आपको क्या होगा? रियलिटी फील होगी कि ओके दैट इज हैपन इन फ्रंट ऑफ माय आईज। तो क्या हम करेंगे? 3D मूवीज के लिए जो ग्लास हम यूज करेंगे, उस ग्लास की क्या खास बात होगी? ग्लास के जो दोनों हैं, लेफ्ट और राइट आईज, वो डिफरेंट इमेज बनाएंगे। द ग्लास allows our left and the right eyes to see the different image। तो
तो क्या होगा आपका 3D मूवीज आप देखने जाते हो तो जो आपका ग्लास यूज होता है उसमें दोनों अलग अलग इमेज बनाते हैं, दोनों लेफ्ट और राइट आइज अलग अलग इमेज बनाते हैं, दैट इज अ आंसर। ओके, चलिए हम लोग पांचवी तरफ बात करते हैं। पांचवा काफी आसान है, बायोलॉजी से पूछा गया है। द फॉसिल्स ऑफ सी क्रिएचर्स आर सम टाइम फाउंड ऑन हाई माउंटेन टॉप। ठीक है, मतलब कहा यह गया है कि यहाँ पे ये सी क्रिएचर है जो कि मतलब ये मान लो दैट इज अ सी क्रिएचर, ये सी है और ये सी क्रिएचर है। ये हमारा कहाँ पाया गया है, कुछ समय बाद देखा गया कि ये जो क्रिएचर था वो क्रिएचर कुछ माउंटेन पे यहाँ जाके पाया गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, सबसे सरल कौन सा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। द सी लेवल वर मच हायर इन द पास्ट, मतलब सी लेवल ज़्यादा था। इस जो पहली लाइन ये कह रही है कि सी लेवल पहले यहाँ तक था, ठीक है, बाद में सी लेवल यहाँ तक हो गया, मतलब ये हुआ, पहला ऑप्शन कह रहा। दूसरा, लैंड दैट वंस फॉर्म्ड इन द सी फ्लोर वाज स्लोली पुश्ड अपवर्ड इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन। देखो ये कंडीशन जो है, एक बात बताएं, हम बायोलॉजी में जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम पार्सिमोनियस आंसर देते हैं। पार्सिमोनियस आंसर का मतलब है वो आंसर जो जो सिंपली किसी भी चीज़ को बहुत ही कम फिनोमिनॉन के थ्रू बता सकें। जैसे यहाँ से यहाँ जाना, दैट इज द हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, कि पहले ऐसा था फिर पानी गया, पानी सूखा होगा, सी लेवल नीचे गया। आपसे मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट यहीं पे मैं आपसे बात करूं कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है सी लेवल का, वो क्या हुआ, इस तरह से ये उठता हुआ चला गया, ये पुश होता चला गया बीच में से और ये माउंटेन का फॉर्मेशन कर लिया। दैट इज अ पार्सिमोनियस आंसर। क्यों? क्योंकि सिक्स क्लास में आप पढ़ चुके हो, सिक्स क्लास में आपने पढ़ चुका कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ। हिमालय जो है, जहाँ पे हिमालय प्रेजेंट टाइम में, वो पहले एक सागर था, एक समुद्र था, एक ओशन था। दैट ओशन इज कॉल्ड टैथिज ओशन। आप देख लीजिएगा स्पेलिंग क्या है, टैथिज ओशन था, वहां पे ये हिमालय बना है। मतलब माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, दैट इज ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड कि जहाँ पे पानी आज है वहां पे माउंटेन बन सकता है इन फ्यूचर। तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, पार्सिमोनियस एक्सप्लेनेशन यही है कि लैंड दैट वंस फॉर्म्ड द सी फ्लोर वर स्लोली पुश्ड अपवर्ड टू फॉर्म अ माउंटेन। दैट इज अ रीजन कि द फॉसिल विच इज फाउंड ऑन द टॉप ऑफ, मतलब विच इज अ सी क्रिएचर बट फाउंड ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज आल्सो द इजी क्वेश्चन। इन क्रोनोबायोलॉजी की क्लास अगर किसी ने भी करी है बीएससी में तो उसको एक डायग्राम जरूर दिखाया गया होगा, और दैट डायग्राम इज कॉल्ड अ सनडाइल। तो क्या यहाँ पे पूछा गया, सैंडाइल मीन टू बी यूज्ड इन मुंबई कैन नॉट बी यूज्ड इन द स्टॉकहोम बिकॉज। तो ये पूछा गया है कि सैंडाइल जो है हम मुंबई में यूज करते हैं बट हम स्टॉकहोम में यूज नहीं करते हैं, क्यों? ठीक है, देखो सबसे पहले मैं बता दूं कि सैंडाइल है क्या। यह जो है, यह पहले की ज़माना में क्लॉक की तरह यूज़ किया जाता था। जो सनडाइल है, इसको आप उस पर सर्च कर लेना है गूगल पे, आपको एक डायग्राम मिलेगा जिसमें आप देखोगे कि यह एक क्लॉक की तरह पहले यूज़ किया जाता था, जिसमें सन और क्लॉक सरफेस से जो इमेज बनती है उसकी बात करी गई थी। ठीक है, उसको देख के हम लोग, जो सनडाइल है इसका जो इमेज बनता था, इसका जो परछाई बनती थी, उसको देख के हम लोग टाइम का पता लगाते थे। अब इसके अलावा दो टर्म हम यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। एक आपका होता है लेटीट्यूड। लेटीट्यूड को अगर हम आपको एक्सप्लेन करने की बात करें तो लेटीट्यूड जो होती है वह आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। लेटीट्यूड आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस है, जो दैट मेजर्ड distance
डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ ऑफ द इक्वेटर। आज ही समझ लो, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड काफी जगह कंफ्यूज करेगा। ये हो गया तुम्हारा लेटीट्यूड। अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड का, लॉन्गिट्यूड, अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो यह आपका क्या है, एक वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन है, पहली बात यह है वर्टिकल लाइन। ये किसके बीच का डिस्टेंस मेजर करता है, ईस्ट टू वेस्ट। यहां पे क्या था, इक्वेटर पे था, ये किस पे है आपका, मेरिडियन इन ग्रीन विच, जो कि ENCLAND, इंग्लैंड की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें, ये जो है नॉर्थ टू साउथ, ये हो गया आपका लेटीट्यूड, लेटीट्यूडनल इस तरह से। बट यहीं पे अगर आपका लॉन्गिट्यूडनल हो तो कैसा जाएगा, ये यहां से जाएगा, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यूज इन मुंबई। ये मुंबई में यूज होता है अगर सनडाइल, तो हम स्टॉकहोम में नहीं यूज कर सकते, ठीक है। अगर हम ये बोले कि मुंबई में हमारा सनडाइल यूज हो रहा बट स्टॉकहोम में यूज नहीं हो सकता, क्यों, यहां पे लिखा है द टू सिटीज आर इन द डिफरेंट टाइम जोन। पार्सिमोनियस आंसर तुमको ढूंढना है। टू सिटीज आर डिफरेंट एल्टीट्यूड, ये बाद में जब हम बायोज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे, या ज्योग्राफी अगर आपको आती होगी तो आपको समझ आएगी एल्टीट्यूड क्या है। इट इज नॉट इनफ सनलाइट इन, ये भी फालतू की चीजें हैं। टू सिटीज आर इन डिफरेंट लेटीट्यूड। देखो अगर ये यहां पे होता, अगर ये यहां पे होता दैट इज अ लॉन्गिट्यूड, मतलब यहां पे मान लो आपका होगा ये मुंबई, यहां पे होगा स्टॉक, ठीक है। तो कुछ मतलब, तो हम लॉन्गिट्यूड में अगर ये होता तो ये एक पॉसिबिलिटी थी। बट कहानी क्या हो रही है कि जो आप टाइम नापते हो, अगर आप अभी भी टाइम के लिए अभी सर्च करोगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो उसमें आपको ये वाली लाइन दिखेगी, इस तरह से दिखेगा, जो कि नैनी इलाहाबाद होके जाता है, ये वाली ऐसे आपको दिखेगा, जो कि आपको एक पॉइंट से नैनी इलाहाबाद से होता दिखेगा। तो दो सिटी जो है वो एक ही लेटीट्यूड पे होनी चाहिए, सेम लेटीट्यूड पे अगर होगा तभी आप टाइम को एक साथ मेजर कर सकते हो। मतलब एक लेटीट्यूड पे अगर आपका सिटी है तो आप बोलोगे कि दोनों जगह के टाइम सेम होगा, बट अगर एक लेटीट्यूड पे आपकी सिटीज नहीं है तो वो आपका टाइम अलग अलग होगा। तो दैट इज द रीजन कि यहाँ पे क्या लिखा, टू सिटीज आर एट द डिफरेंट लेटीट्यूड। मुंबई और स्टॉकहोम जो है ये दोनों अलग अलग लेटीट्यूड पे है, दैट इज द रीजन, ये दोनों अलग अलग लेटीट्यूड पे हैं, दैट इज द रीजन आपका टाइम जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट सेंडाइल से हम नहीं माप कर रहे हैं, नहीं मेजर कर पा रहे हैं। इस केस में क्या है कि लॉन्गिट्यूड अलग है बट लेटीट्यूड दोनों का सेम है। तो अगर दोनों का लेटीट्यूड सेम, अगर ऐसा कंडीशन होता तो हम सेम इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते थे। चलिए हम आगे की चलते हैं। दैट इज आल्सो द टू इजी क्वेश्चन, ये मैथमेटिक्स से पूछ लिया गया था और इससे इजी हो नहीं सकता क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पूछा गया सम ऑफ ऑल इंटीजर 1 to, इतना सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे एक फार्मूला लगाना था, अगर नहीं आपको याद है तो यहाँ लिख देख लो क्या है, सम ऑफ ऑल इंटीग्रल नंबर इक्वल टू होता है n प्लस 1/2। यहाँ पे n आपका है ये, इंटू
+1/2। ठीक है, आप इससे क्या करोगे, इससे आप इसको डिवाइड कर दो। 2 5 10 हो गया आपका 1 2 3 1 2 3 इंटू, अब इसको जब सॉल्व करोगे यहाँ पे तो ये आपका आएगा 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 मीन्स ये वाला आएगा 50 30 0 0 5 ये। तो ये काफ़ी, ये दोनों इसको आप मल्टीप्लाई करते समय बस ध्यान देने की ज़रूरत थी कि क्या होगा। ओके, अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी है ये भी। यहाँ पे पूछा गया है कि a ball pen, point pen and the ink pen have a same amount of their respective ink in them, which one we use to write more on paper। देखो, पेपर की जैसे भी हम बात करते हैं तो याद रखना कि पेपर की बात अगर हम कर रहे हैं तो पेपर के केस में और पेन के केस में जो काम आता है, जो मेन पॉइंट है, वह आपका है फ्रिक्शन। वहीं पे जिसमें जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा वो उतना ही कम चलेगा। किसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा? बॉल पेन के केस में क्या होता है, वो 360 घूम जाता है। बॉल पेन आपका, बॉल पेन 360 घूमता है मतलब फ्रिक्शन को कम करता है। बॉल पेन के केस में आपका फ्रिक्शन क्या होगा, लेस होगा। यहीं पे इंक पेन के केस में क्या होगा, इंक पेन के केस में फ्रिक्शन आपका ज़्यादा होगा, और अगर ज़्यादा होगा तो वो जो है कम देर तक चलेगा, वो कम ही लिख पाएगा जिसमें फ्रिक्शन होगा। बॉल पेन ज़्यादा लिख पाएगा क्योंकि इसमें फ्रिक्शन कम है। तो फ्रिक्शन से आपको पता करना था। बॉल पेन यूज द थिकर इंक दैट लास्ट मोर लॉन्गर ओवर अ टाइम। Fountain pen and the liquid based ink are do not dry and quickly it does allow the pen more flow smoothly। या ये भी कह सकते हो कि किसके मतलब जो इंक यूज होता है उसके हिसाब से। तो इंक के हिसाब से भी जो आपका ये थिकर बॉल पॉइंट है ये आपका ज़्यादा देर तक चलेगा कंपेयर टू द इंक पेन। बट मैं कहूँगा कि आप इस तरह से याद रखो कि अगर आप एक इंक पेन यूज़ करते हो तो आपको पता है कि उसमें जो है आप मतलब उसमें घूमता नहीं है, नीब आपकी घूमती नहीं है इंक पेन के केस में। और इंक पेन के केस में क्या होता है, आपका लिक्विड बेस इंक होता है, और लिक्विड बेस इंक है तो वो उसको ड्राई नहीं होने देता है। दैट इज़ द रीज़न कि वो जल्दी बाहर आए, स्मूथली चल सके, क्योंकि ड्राई हो जाएगा तो चलेगा नहीं। दैट इज़ द रीज़न कि एक बार अगर आपने पेन यूज़ करना शुरू कर दिया तो वो जल्दी ख़त्म होगा। करेक्ट आंसर इसका यही है कि बॉल पेन जो होता है ये ज़्यादा चलेगा कंपेयर टू इंक पेन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस इसमें एक चीज़ याद रखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। याद रखना है एक चीज़ कि जो इस तरह का है ये सिंबल जो बना हुआ है दैट इज़ द एंड सिंबल। ये जो आपका सिंबल है दैट इज़ अ एंड सिंबल। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि √2 की वैल्यू कितनी होती है। √2 की वैल्यू होती है 1.41। अब यहीं पे 3 है, 2 का क्यूब अगर हम मतलब 2 का क्यूब रूट अगर निकालते हैं तो ये आपका आएगा 1.25। ठीक है, मतलब क्या है कि √2 जो होती है वो क्या होगा, √2 इज ग्रेटर देन 3√2 मीन्स 3√2 ये जो है ये आपका ग्रेटर देन होगा। ठीक है, ओके। अब इसमें से आपको सही करना है, √2 ग्रेटर देन होना चाहिए। √2 ये दोनों तो होगा ही नहीं, इन दोनों में से एक होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे समझना है कि एक चीज़ और मैं आपको यहीं पे बता दूँ कि √0.5 जो है ये आपका होता है 0.70। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत मैथ आती है तो आप यहाँ से देख सकते हो। ये आपका होता है 0.79, मतलब यहीं पे 0.79 ये होगा ज़्यादा, 0.5 सॉरी 0.5 ये ज़्यादा होगा आपका 0.5 से।
ठीक है। अब तो ये तो सही है आपका 2 और 2, बट यहाँ पे ध्यान देना है कि कौन बड़ा कौन छोटा है। तो ये जो है ये ज़्यादा होगा, यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, ये ज़्यादा कर रखा, मतलब डी भी नहीं होगा। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगर आपको इतना पता है और इस सिंबल का मतलब पता है एंड का, तो आप ये आराम से बता सकते हो। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, क्योंकि इनमें इन्होंने पूछा है कि इन अ फैमिली ऑफ त्रिवेंद्रम द पेरेंट्स एंड द ऑल फोर चिल्ड्रन लैक द आईब्रो, इट कैन बी कंक्लूडेड अंडरलाइंग। डेफिनेटली अगर चारों चाइल्ड और पेरेंट्स सबके पास आईब्रो नहीं है, मतलब जेनेटिक म्यूटेशन हो चुका होगा आईब्रो डेवलपमेंट का, तो जेनेटिक तो सही ही है। मे बी उनके कल्चर में होगा, दैट इज़ द रीज़न कि बच्चे पैदा होते होंगे उनके आईब्रो को हटा दिया जाता होगा, मीन्स दैट इज़ आल्सो द कल्चरल। एंड इस हो सकता है कि वो कॉन्टेजियस डिजीज से ग्रसित हो, वो उनका क्या हो रहा हो कि वो डिजीज़ फैल रहा हो उनके पॉपुलेशन में, दैट इज़ मे बी, दैट इज़ आल्सो द प्रोबेबल आंसर। तो एनी ऑफ द अबव, एनी ऑफ द अबव, डी इज द करेक्ट आंसर। के इसमें से कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, कोई भी आंसर हो सकता है। Thank you for watching this video. Share this video with your friend and also check out the another video which is already uploaded by Ansanas Pro Biology, and use the resources which is uploaded by me and our team. Definitely I will give you the some brainstorming concepts via this channel. And also जो क्वेश्चन आपको अभी तक नहीं पता था इसमें से, और जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया, कमेंट, ड्रॉप द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।